तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका आज पार्ट 47 है। यानी इससे पहले हम लोग 46 पार्ट और 4350 तक के प्रश्न को कर चुके थे। आज हम लोग 4351 से लेकर के 4465 तक यानी 115 प्रश्न को देखेंगे। देखिए कल हुआ था, मिस्टेक हुआ था नंबरिंग में। 4200 से 4250 से स्टार्ट होके 4300 के बाद 4311 तक तो ठीक चला है, लेकिन उसके बाद फिर 4212 13 ऐसे हो गया है। तो वो नंबरिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, उसके लिए कोई उतना इशू नहीं है। लेकिन मैंने पूरे 100 प्रश्न कराए थे। यह सीरीज आपको संडे को नहीं आता है, बाद बाकी प्रत्येक दिन आपको 8 बजे मिलता है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, कभी टेक्निकल इशू है तो 5-10 मिनट इधर उधर हो जाता है। आप 8-5 या 8-10 तक 100% आके यहाँ से वॉच कर सकते हैं। चलिए, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे मैंने सारे पीडीएफ डाल दिए हैं, लेकिन कुछ पीडीएफ 2-3 दिन से बाकी है, उसको मैं डाल दूंगा। देखिए कौन कौन सा बाकी है उसको मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। देखिए आज का जो क्वेश्चन है ना, हम लोग बीपीएससी का 47वीं बीपीएससी का प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन हेतु कौन सा? तो ये बिहार प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, देखिए इस फॉर्म में आने का एक रीज़न है कि जो टाइपिंग का है, टाइपिंग का कुछ इशू चल रहा है, नहीं हो पाया है, इसीलिए ऐसे आया है। अगर हो गया होता तो मैं उसी फॉर्म में लेके आता, ठीक है। तो कभी कभी बीच में प्रॉब्लम होता है, तो आप सब भी समझते हैं। अगला प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में। चलिए, अगला प्रश्न है, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, 1899-1900 के ईस्वी के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। चलिए, अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हास्टिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय थे। अच्छा, जिनको भी बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि किस बुक का पीडीएफ है, तो ये मेरे पास स्पार्क का है, यूनिक, अरिहंत, सबका स्पीडी, सबका ऑनलाइनर्स आता है। आप लोग को अगर बहुत होगा तो आप लोग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी? तो अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो 71 और 147। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय चर्चिल थे। अगला प्रश्न है, कौन से उद्योगपति लंबे समय तक एआईसी के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? तो जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न है, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस एआईटीयूसी की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में, लेकिन आप इसका एग्जैक्ट डेट याद रखिए, 31 अक्टूबर 1920, ये एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देखिए, एक तो तेज बहादुर सप्रू है जो आपको मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, लेकिन एक और है एमआर जयकर। एमआर जयकर हैं, दो लोग हैं, इन दोनों का नाम आता है कहीं कहीं एग्जाम में। तो चलिए, अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न है, कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। और सबसे बड़ा दिन कब होता है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में हो। किसके? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो। चंद्र ग्रहण कब होता है? आप उसको कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती है? तो चंद्रमा से उठती है।
अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो 1921 ईस्वी का। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन सा? अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 ईस्वी तक। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया है? तो केंद्र सरकार का मुखिया होता है। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नहीं, कौन करता था अब हो जाएगा, तो भारत का राष्ट्रपति करते थे। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, किसको संविधान सभा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। अगला प्रश्न है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता, और ये त्रिस्तरीय समिति थी। देखिए एक और था अशोक मेहता, जो 2 स्तरीय समिति थी। याद करने के लिए क्या है, बलवंत राय और मेहता 3 नाम है इसमें, मतलब 3 शब्द से मिलकर बना है तो 3 स्तरीय। अशोक मेहता 2 शब्द से मिलकर बना है तो 2 स्तरीय। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन का विषय किसमें है? तो किसमें? समवर्ती सूची में है। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो पीसी महालिनोविच ने। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो कब था? तो 56 से लेकर के 61 तक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो 6वीं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, किस प्रत्यक्ष कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो निगम कर से। अगला प्रश्न है, लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करता है? तो देखिए लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ये फॉर्मूला होता है टी बराबर टाइम पीरियड बराबर क्या होता है? 2π√L/G। तो देखिए ये दोनों तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ किस पे? एल पे निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तो क्या होता है? कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। देखिए क्या होता है, एक प्रिज्म रख दीजिए, वहां से उस प्रकाश को पास कराइए, 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? तो उत्तर की तरफ संकेत करता है। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? तो तांबा और जास्ता। मैंने बताया है कि पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, ज से जास्ता, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो पोटेशियम साइनाइड से बनता है। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का होता है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में बहुत सारे चीज़ों से विद्युत उत्पादन किया जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में सिर्फ आपको यूरेनियम देखने को मिला था। अगला प्रश्न है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किसके कारण जल जाती है? तो क्लोरीन के कारण। इसीलिए जो स्विमिंग पूल होता है उसमें नहीं नहाना चाहिए, कम नहाना चाहिए। अगला प्रश्न है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किस प्रकार किया जा सकता है? तो कमरे को ठंडा संपीड़ित गैसों को छोड़ने से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। अगला प्रश्न है, सोने को किस में घोला जाता है? तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बनता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होती है। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से हमें एस्पिरिन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा कहाँ होती है? तो कारखानों में होती है अम्ल वर्षा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? यहाँ तो 9 मई 1958 है, नहीं ये गलत है, 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने
सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो फणीश्वर नाथ घोष ने। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? तो वो गया में हुआ था। एक और अधिवेशन हुआ था 1916 में, वो कहाँ पे हुआ था और किनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था? और वो बिहार का पहला अधिवेशन था जो बिहार में हुआ था। जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो एक कुंडलग्राम में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पे किया था? तो सारनाथ में किया था। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी, प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज या राजगिरी भी उसको बोलते हैं। देखिए अभी जो हम लोग प्रश्न देख रहे हैं बिहार एसएससी द्वारा आयोजित अमीन यानी अमानत की परीक्षा का प्रश्न देख रहे हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ बिहार में जितने भी एग्जाम हुए ना, मैं सबका इसमें प्रश्न आपको इंक्लूड करके पढ़ाता हूँ। और देखिए ये बुक अगर आप ले भी लेंगे ना तो शायद आप थोड़ा सा लेजी फील करने लगेंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टारगेट से आपको चीज़ मिलता है तो आप कर लेते हैं। बुक क्या है, बुक सभी के पास है। कोई भी टीचर इंडिया का, या इंडिया का नहीं बोल रहा हूँ मैं, दुनिया का बोल रहा हूँ, कोई भी टीचर सब लोग बुक से ही पढ़ाते हैं। सारे चीज़ बुक में लिखा हुआ है, लेकिन क्या हम बुक से पढ़ पाते हैं? तो ये मेन रीज़न है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सोर्स नहीं बताता हूँ, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सोर्स का नाम होता है। मैं ऐसा नहीं है, मैं कभी हाइड नहीं किया हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं कभी कोई चीज़ हाइड नहीं किया। हाँ, मैं जिस चीज़ से पढ़ाता हूँ आप लोग पूछते हैं, मैं बोलता भी हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 ईस्वी में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया? देखिए हम सब पढ़ते हैं कृषि पर महत्व दिया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध में विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों लगाना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन के भाषा के साथ साथ ऑप्शन के साथ क्या खिलवाड़ किया गया है ना, वो समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी है। और कितना 15 मिनट का तो सीरीज होता है, 15 मिनट आप हंसते खेलते कहीं भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसके आधार पर, किसे आधार बनाकर किया गया है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न है, बिहार में वैशाली की नगर वधु अम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो लिच्छवी के। अगला प्रश्न है, विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो हमारे देश की जनसंख्या 17.54% है। इसको आप लोग नहीं याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज किसकी जड़ तक पहुंचे? तो हरिजन के जड़ तक पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो सत्यशोधक समाज। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया? यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, इसीलिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया? तो एओ ह्यूम ने। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। केन्या की राजधानी कहाँ है? तो नैरोबी में है। अगला प्रश्न है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम। अगर आप 7 पहाड़ियों पे चढ़ जाएंगे तो आपका रोम रोम हिल जाएगा, इसीलिए ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो इंडोनेशिया। लगभग 17,500 द्वीप है वहाँ पे। अगला प्रश्न है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के। अगला प्रश्न है, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मगध विश्वविद्यालय बोध गया में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? तो अंतिम से एक पूर्व पार्श्वनाथ। देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन के साथ खेला गया है, अंतिम से एक पूर्व। अब समझ लीजिए कि ऐसे अगर सिर्फ अंतिम पढ़ लिया और पूर्व नहीं पढ़े ना तो एग्जाम में अक्सर गलती होता है। हम पहले आधा प्रश्न पढ़ते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं आगे क्या लिखा है। एग्जाम दे के आते हैं तो समझते हैं ओह गलती कर दिए। चलिए ऐसे नहीं करना, पूरा प्रश्न आपको पढ़ना है। अगला प्रश्न है, किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो कल्हण की जो लिखित रजत रंगिणी है ना उसमें। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किनके द्वारा हुआ था? तो भद्रबाहु के द्वारा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो राजा के पास था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत को, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो रज्मनामा। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने।
अगला प्रश्न है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। अगला प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कहाँ पे? कश्मीर में। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो विशाख दत्त। अगला प्रश्न है हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवागिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। अगला प्रश्न है कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई? तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ था। अगला प्रश्न है लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो सिक्किम में। अगला प्रश्न है आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी विश्व की सर्वाधिक बड़ी नदी है? तो अमेजन। अगला प्रश्न है किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? तो जीवन चक्र या वर्णाश्रम धर्म। अगला प्रश्न है किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई? तो पावापुरी में हुआ था। अगला प्रश्न है विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो शिवहर है, शेखपुरा नहीं है। अगला प्रश्न है हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1900 बोल रहा हूँ, अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो सरकारी अनुदानों से। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। अगला प्रश्न है संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो जीवन का अधिकार। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न है राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये रहा हम लोग का अभी का, ठीक है। तो टाइपिंग का इशू है, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन हम लोगों का इंटेंशन पढ़ने का है, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जैसे भी हम लोगों को पढ़ना हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। कुछ क्वेरी है तो ठीक है, मेरे से एक मिस्टेक हुआ है, मैं इसके बारे में कल अपने वीडियो में डिटेल में चर्चा करूंगा, 1-2 मिनट उस पर बात करूंगा और मुझे 1-2 लोगों से माफ़ी भी मांगनी है। फिलहाल हम यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं कल सुबह के BASSC के प्रैक्टिस सेट 70 में। फिलहाल यहीं पे रोकते हैं, टाटा और बाय बाय।